उसको कैसे बताऊं? अंकल आंटी को अपनों का प्यार, अपनों का साथ चाहिए, पैसा नहीं। डॉलर के आगे माँ की ममता दम तोड़ती हुई मुझे नजर आ रही थी। क्या डॉलर माँ से बड़ा है? ये लिखी गई है मेरे द्वारा। धूप फैला हुआ था बाहर। कुछ चिड़ियों का झुंड धूप में दाने चुन चुन कर खा रही थी। घर का आंगन पूरा शांत था। धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी, मानो धूप को बहुत दिनों के बाद आराम करने का मौका मिला हो। बस एक रूम में रेडियो चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, आंटी दिखी कहीं नहीं। मैं थका हुआ आंगन में पड़ी एक चारपाई पे बैठ गया। ट्रेन में बैठे बैठे भी तो थकान हो जाती है। पूरे 12 घंटे का सफ़र करके आया था विवेक के घर। सोचा चलो छत पर जाके देखता हूँ, शायद आंटी वहाँ हो। जैसे मैं छत पर गया, देखा आंटी कुछ कपड़े को सीने में व्यस्त थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। बोली, अरे तुम कब आए? मुझे अपने बगल में बैठा ली, मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। वही दोबारा 8 साल पहले वाला प्यार और स्नेह महसूस होने लगा मुझे। शाम होते ही आंटी मेरे लिए चाय और कुछ पकौड़े बनाने लगी। मैं उस रूम में गया जिस रूम से रेडियो की हल्की हल्की चलने की आवाज़ आ रही थी। आंटी रेडियो बंद करना भूल गई थी। अभी शाम हो गया है, अभी तक रेडियो चल रहा था। अरे 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 आंटी, ये नमक है, चीनी चाय में डालो। मैं विवेक के रूम में चला गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा 8 साल पहले था। तभी आंटी 4 आलू के पकौड़े लेकर विवेक के रूम में आ गई और बोली, देखो जैसा पहले था ना, विवेक ने जैसा रूम छोड़ के गया था, आज भी वैसा ही रूम मैंने रखा है, ताकि जब वो आएगा अपना रूम पहले जैसा देखकर खुश हो जाएगा। 8 साल हो गए हैं उसको अमेरिका गए हुए। उसका तो अभी 6 साल का बेटा भी है। अभी तक आंटी ने अपने पोते को भी नहीं देखी है। हाँ, बस अपने पोतों के लिए रोज तरह तरह के कपड़े सीती रहती है कि जब भी आएगा उनका पोता तो उसे वो कपड़े वैसे पहनाएंगी। तभी स्कूटर की बाहर आवाज आती है। लगता है अंकल आ गए हैं दुकान से। मेरे को देखते ही अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। हम दोनों जन बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। मैं बातें बातों के बीच में गहरी सी सांस लेकर बोलता हूँ, अंकल। आंटी के चेहरे पे पहले की तरह वो मुस्कान, वो खुशी नहीं है। बहुत चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे लगता है वो अपना जीवन किसी तरह काट रही हैं, जीवन को जी नहीं रही हैं। अंकल बोलते हैं, बेटा जब से विवेक गया है यहाँ से अमेरिका, तब से तुम्हारी आंटी ऐसे ही हो गई है। तुम्हारी आंटी को मैंने बोला चले जाओ अमेरिका, मिल आओ अपनी बहू और पोते से। विवेक बोलता है, मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। अंकल चुप हो गए। शाम का वक्त धीरे धीरे रात में तब्दील हो गई थी। हमारे खाना खाने का टाइम भी हो चुका था। मैं खाना खाकर जैसे ही उठने लगा, अंकल बोले, बेटा थैंक यू, तुम आए, तुम्हारे बहाने आज अच्छा खाने को तो मिला। मैं थोड़ा मुस्कुराया और छत पर आ गया। आसमान को देखने लगा। चांद अपने आप में चमक रहा था। मैं और विवेक जब छत पे सोते थे, चांद को देखते थे, तारों को गिनते थे, भूतों की बातें करते थे और आंटी अगल बगल की औरतों के साथ छत पर खड़े होकर गप्पे लगाती थी। हम दोनों हंसते थे उनकी बातें सुनकर। विवेक बोलता था, मम्मी को सिर्फ बात करने वाला कोई मिल जाए तो रुकती ही नहीं है। आज वही आंटी मुश्किल से किसी से 1-2 बात कर ले तो वही बड़ी बात थी। बस अपने घर में पड़ी रहती हैं अकेले। तभी आंटी के आने की आहट आती है। एक हाथ में पानी का जग और दूसरे हाथ में गरम गरम दूध लिए गिलास का मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती, बेटा याद है ना, इस दूध के लिए तुम्हारी और विवेक की लड़ाई होती थी।
मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलता हूँ, हाँ आंटी। आंटी के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान उदासी में बदल गई। तभी अंकल ने आंटी को आवाज दी, अरे मेरी दवा दे दो। छत पर सामान बिखरे पड़े हुए थे। घर के सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे सभी चीजें। जिस आंटी की सफाई करने की तारीफ अगल बगल के लोगों में फैली हुई रहती थी, अगल बगल लोग जिन आंटी के सफाई करने की तारीफ करते थे, आज उन्हीं के घर के हर सामान अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। आज मेरी बीबी से फोन पर बात हुई थी। मैंने उसको बोला, गांव आ जाओ, सब लोग तुमको बहुत याद करते हैं। बोला, यार यहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, अब तो मेरा बेटा अंशु का फ्यूचर भी तो देखना है। लोग सोचते हैं उनका बेटा अमेरिका जाए और मैं उल्टा अपने बेटे को अमेरिका से इंडिया लाऊं। मम्मी तो बात समझती नहीं है। मैं यहाँ जितना महीने का कमाता हूँ उतना तो इंडिया में साल का भी नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन मम्मी ये बात नहीं समझती है। अरे मैं तो महीने का 25 से 30 हजार भेज देता हूँ, दोनों जन आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं इतने पैसे में। उसको मैं कैसे समझाऊं कि आंटी और अंकल को पैसे नहीं, बस अपनों का साथ चाहिए। डॉलर के आगे माँ की ममता दम तोड़ती हुई मुझे नजर आ रही थी। इसी बीच में सिलाई मशीन की चलने की आवाज से मेरा ध्यान टूट गया। लगता है आंटी अपने पोते के लिए एक नया ड्रेस सी रही थी। बेचारी को पता ही नहीं है बेबे 21 साल भी नहीं आएगा। सुबह सूरज की हल्की सी रोशनी मुझ पर पड़ी, मेरा नींद खुल गया। छत से मैं नीचे उतरा तो देखा आंटी किचन में कुछ आलू के पराठे बना रही थी। आज मुझे कोलकाता जाना था। आंटी ने मुझे बोला, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, स्टेशन के लिए लेट हो जाओगे। आंटी का चेहरा पूरा मायूस था, उदास था। मैं फ्रेश होकर सामान पैक करने लगा। तभी आंटी ने बेसन से बने लड्डू और आलू के पराठे मेरे बैग में रखने लगी। रखते रखते आंटी ने बोला, बेटा कोलकाता भी आने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जैसे अमेरिका में। मेरी आंखें उनको मायूस नज़र से देखने लगी। मेरे पास शब्द नहीं थे कुछ बोलने के लिए। तभी ऑटो की गड़गड़ आवाज ने निशब्द माहौल को शब्द दे दिया। आंटी ने बोला, लगता है ऑटो आ गया। मैं बैग उठाकर बाहर आया। अंकल ऑटो के पास खड़ा होकर ऑटो वाले से बातें कर रहे थे। मेरी नज़र एक बार फिर आंटी पर पड़ गई। मायूस नज़र से मुझे आंटी देख रही थी। मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो की गड़गड़ आवाज मुझे अंकल आंटी से दूर लेकर जा रही थी। गांव घर सब पीछे छूटते जा रहे थे। आज आंटी के घर से आए हुए कोलकाता 1 महीना होने वाला है। आज सुबह मैंने देखा मम्मी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। उन्होंने बैठे गले से बोला, आंटी नहीं रही। ये सुनकर मानो मेरे पैर से जमीन खिसक गया हो। उनका वो मायूस चेहरा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।